नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। आज एपिसोड थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन एक ऐसा विषय आया जिस पे मैंने सर से कहा कि सर आज हम लोग इस पे जरा बात करें। वाहिद अली वाहिद की एक सर कविता है कि इस बिगड़ल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो पड़ोसी की बात जब हो रही तो पाकिस्तान की बात हो रही है, और फेंकने की बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगा कल कि शायद राजनाथ सिंह जी और मोदी जी में कुछ फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। कल राजनाथ सिंह जी एक किसी सिंधी कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने सिंधियों के कंट्रीब्यूशन को बताया, और उन्होंने कहा कि जो सिंध प्रांत है वहां पे बहुत सारे सिंधी रहते हैं और वहां हिंदू कम्युनिटी रहती है, और वो किसी दिन मतलब हो सकता है कि वो भी भारत का हिस्सा बन जाए। सीमाएं बदलती रहती हैं, सीमाएं बदल भी सकती हैं। दो बातें हैं सर। एक तो ये जो लंबी लंबी फेंकने की आदत है, कुछ दिन पहले पीओके भी ला रहे थे राजनाथ सिंह जी, अब सिंध ले आ रहे हैं। सिंध बड़ा प्रांत है वहां का। दो बातें हैं सर। एक तो आप ये ठीक है, आप वोट के लिए और कुछ भी आप फेंकते रहिए, लेकिन होता क्या है कि भारत की एक विदेश नीति होती है। भारत की विदेश नीति कभी भी विस्तारवादी नहीं रही है। हमने आज तक कभी सीमा रेखा नहीं चेंज की। चीन हमारे में घुस आता है, अभी भी घुस के बैठा हुआ है, लेकिन हम किसी के टेरिटरी में नहीं जाते। और यही पंडित नेहरू से लेकर के आज तक यही पॉलिसी, हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, हम विस्तारवादी लोग नहीं है। सबकी हम संप्रभुता का सम्मान करते हैं, सबकी सीमा रेखा का सम्मान करते हैं। तो दो बातें हैं कि क्या यह संभव है कभी भी कि सिंध हमारे पास आ जाए। दूसरा, क्या भारत का जो हमेशा से स्टैंड रहा दुनिया में कि हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, क्या वो स्टैंड चेंज करने की बात कर रहे हैं राजनाथ जी? गणेश भाई नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी थोड़ा देरी के लिए आज माफी है। ये जो कार्यक्रम था ये दिल्ली के अंदर था, विश्व सिंधु फाउंडेशन। तो सिंधियों का एक पूरा संगठन है ये। और जब दिल्ली में कार्यक्रम होता आप समझ सकते हैं फिर राजनाथ जी का जो पूरा का पूरा जो ऑरेटरी है वो खुल के निकलती है, खासतौर पे जब सामने कोई, फिर उन्होंने अडवाणी जी का नाम लिया कि किन परिस्थितियों में वो आए थे, वो सारी चीज। देखिए ये जो आरएसएस के लोग हैं बेसिकली ज्ञानेश भाई, ये अखंड भारत से शुरू करते हैं। पिछले 100 साल से अखंड भारत से शुरू करते हैं। अखंड भारत का मतलब क्या है? पूरा का पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सारे पाकिस्तान, इन सारों को मिलाकर के, इवन बर्मा, म्यांमार जिसको आजकल कहते हैं, नहीं, उस ये तो सारे को ईरान का भी मिलाकर। बताते हैं, ये उधर हाँ नहीं ईरान भी वो, बताते हैं। नहीं उनमें कई फेंकने वालों की अलग अलग रेंज है ना, वो तो जिसकी रेंज के हिसाब से ही फेंका जाता है ना। अब आपने जैसे शुरुआत में बहुत बढ़िया कविता कही कि फेंक जहां तक भाला जाए, तो इस भाले का मुंह एक आध बार कभी चीन की तरफ भी करके देख लीजिए थोड़ा सा। उसमें कम से कम ये होगा कि आप विस्तारवादी तो नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, विस्तारवादी क्यों होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो उन्होंने हमारे तरफ जो कब्जा कर लिया है, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब बार बार बताते हैं भाजपा में रहते हुए, कम से कम उसको तो खाली करवा लो, ज्यादा कोई बात नहीं है। तो ये कोशिश कर लेनी चाहिए। बेसिकली ज्ञानेश भाई एक मोटी बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को बार बार धमकाना, यानी कि कोई भी भाषण बिना पाकिस्तान के बिना पूरा ना करना इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, ये भारत के जो टॉप 3 बीजेपी नेता है उनका प्रिय शगल रहा है, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। और उन तीनों के नाम आप जानते हैं, मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह। इनका ये पसंदीदा शगल है शुरू से। इनका कोई भी भाषण कभी भी आपको वो बिना पाकिस्तान के खत्म नहीं होगा इनका। ये बेसिकली एक त्रिमूर्ति है। बेसिकली ये देखिए, एक होम मिनिस्टर है, एक रक्षा मंत्री है। मोदी जी तो मोदी जी है, वो तो विश्व गुरु है, उनकी तो छेड़खानी मत कीजिएगा। ये दो, एक होम गुरु, वो अपने होम मिनिस्टर, और दूसरा डिफेंस मिनिस्टर। और घुसपैठियों की बात जिस तरीके से ये बिहार में कर रहे थे, तो घुसपैठ तो रोक नहीं सकते, आतंकवादी हमले रोक नहीं सकते, ऑपरेशन सिंदूर पूरा कर नहीं सकते, उसके बावजूद क्रिकेट खेलने जरूर जाते हैं, ठीक। लेकिन जनता को व्यस्त रखने के लिए सनसनीखेज जो ये अंतरराष्ट्रवाद की जो चूर्ण है, इसकी रह रह करके बीच में डोज चखाते रहते हैं भक्तों को। जैसे ही राजनाथ जी ने बयान दिया, पूरे राइट विंग को, क्योंकि खबरों का मंदा है, एक जस्टिस सूर्यकांत की शपथ के अलावा संघी भाइयों के पास आज कोई काम नहीं, तो उन्होंने राजनाथ को, मोदी जी को भूल गए कि वो दिल पे ले जाएंगे इस बात को, उन्होंने राजनाथ को विश्व गुरु बनाना शुरू कर दिया। सुबह से जुटे पड़े भूखे प्यासे, एक आदमी तो रोटी भी नहीं खाई, लगे पड़े हैं। हाँ हाँ, भारत का अब तो मौका आ गया, अखंड भारत का, और क्यों नहीं होना चाहिए सिंध प्रांत और ये सारी चीजें। तो बयानवीर के मामले में कोई राजनाथ जी का कोई सानी थोड़ी है। उनका थोड़ा सा वक्त टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है कि अमित शाह उनसे ऊपर आ गए, बाकी तो सीनियर तो वो मोदी से भी, पार्टी प्रेसिडेंट रहे, सारी चीजें। तो बेसिकली नहीं सर, इनकी लफाजी के चक्कर में पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन भेजा है कि आप इस भेजा तरीके के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बंद कीजिए अपने। और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में दिखाया है, इशारा किया है कि आप नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहे हैं।
विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी कर दिया पाकिस्तान के, और वो स्वाभाविक भी है, वो दो देशों के बीच में जो भी चीजें होती है। मैं तो कुछ लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। बयानवीर जिस तरीके के राजनाथ है, वो कोई आज से नहीं है। पिछला 2024 का चुनाव देखा हुआ आपने, उसमें एक आपको बड़ी मशहूर बयान होगा, इनसे भी बड़े बयानवीर एक और हो गए। उनका नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। उन्होंने क्रांति कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस बार मोदी जी पीएम बन गए ना 2024 में, तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत के अंदर होगा। बड़ा जबरदस्त बयान, और सारा जो संघ परिवार था वो क्रांति हो गई थी उसमें। इनसे कोई ये पूछ ले कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, सारी चीजें बहुत सही चल रही थी, भारतीय सेना के आरंभिक नुकसान के बाद बड़ा भयंकर घुसके मारा था ब्रह्मोस के जरिए, उनके कई एयरपोर्ट और सारी तमाम चीजें जो एयरबेसेस थे, उसको एकाएक स्थगित क्यों कर दिया? उस पर एक शब्द नहीं बोलते आजकल। फिर कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। आज तक इन्होंने 61 बार ट्रंप ने ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया। तो ये तीनों जो आपके प्रमुख बयान बहादुर हैं, मोदी जी, राजनाथ जी और अमित शाह जी। मैं ये सीक्वेंस इसलिए बोल रहा हूं कि राजनाथ सीनियर है, इसलिए कोई संगी भाई दिल पे ना ले, वो उनको ज्यादा पता है उनकी हायरार्की का, मुझे और आपको कम पता है। तो बेसिकली ये है कि आज तक ट्रंप ने 61 बार दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा, हवाई जहाज, जल, थल, नभ, सब जगह वो बोल चुके कि भारत को मैंने कहा कि 350% लगा दूंगा टैरिफ, और इसको तत्काल बंद करिए। और वो दे केम टू मी और फलाना ढिकना, जो भी उन्होंने जो बातचीत करनी थी वो किया। एक जवाब कोई आया हो आज तक? एक जवाब मोदी जी की तरफ से आया हो, शाह साहब की तरफ से आया हो, राजनाथ की तरफ से आया हो? चलिए छोड़िए, उत्तर प्रदेश वालों ने दे दिया होता, उनका तो बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी इनसे भी बड़े बयानवीर हैं, कभी जिक्र नहीं करेंगे। इसी तरीके से चीन का जो अतिक्रमण है संसद में, संसद के बाहर, कहीं भी, आज तक इनमें से किसी के मुंह से चीन सुना है आपने? जवाब है ना। और कभी भी मोदी जी हो, और ये जितने भी इनके बयान बहादुर हैं, इंक्लूडिंग आपके विदेश मंत्री जी, वो भी आजकल बड़े लेजर आइज के साथ घूमते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके मुंह से कभी ट्रंप का जवाब सुना हो आपने? कभी सुना हो? कभी चीन का नाम सुना हो? और भारत से बाहर कभी पाकिस्तान का नाम उनके मुंह से सुना हो? कभी सुना हो तो बता दीजिए। पड़ोसी देश, आतंक के पोषक, सिंबॉलिकली बात करेंगे। कभी भी पाकिस्तान का नाम लेके मोदी ने भारत से बाहर एक शब्द कहा हो तो मैं जानना चाहूंगा वो शब्द कहीं कहां पे हो तो? वो नहीं है। उसका कारण केवल कि चीन का नाम क्यों नहीं लेते? बता दे सकी भाई कोई? पाकिस्तान के नाम पर जो ध्रुवीकरण है एक खास तरह का, उसको करने की कोशिश, वो जो चूर्ण है राष्ट्रवाद का, उसको निकाल करके भक्तों को एक होमवर्क देने की कोशिश करते रहते हैं बीच बीच में। जब कहीं कोई ये हो कि कोई और कोई नैरेटिव नहीं है तो चलो, कभी पीओ के, अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे राजनाथ जी ने, कोई 2-3 महीने पहले ही शायद कहा था कि पीओ के किस दिन भारत में आके मिल जाएगा खुद ही, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं। आज सिंध को ले आए, पता नहीं किस दिन कुछ और भी ले आएंगे, इनका कहने का। मेरा केवल कहना यह है कि कुछ धरातल पर भी काम कर लीजिए। देश के अंदर कहीं भी विस्फोट होता था, तुरंत इंडिया के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है क्या रिएक्शन आता था? आतंकी कार्रवाई, फला, ये सारा। अभी दिल्ली का विस्फोट हुआ ज्ञानेश भाई, 72 घंटे तक सबको पता है कि वो जेईएम का कारनामा है, ठीक, किसी को कोई शक नहीं। उसके बावजूद भी उसको आतंकी कार्रवाई बताने में कितना टाइम लग गया, कोई अंदाजा है? 72 आवर्स इट टुक। और वो भी ऑफिशियल नहीं कहा गया, सूत्रों के मुताबिक कहा गया कि ये आतंकी कार्रवाई हो सकती है। क्या बात होगी? अरे एक जो घटना है उसकी जांच होगी, उसके सारे क्लूज मिल गए, कहां कहां से क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो रहे थे, कहां से वीडियो आए थे, सारी चीजें, बम बनाने की टेक्निक, सब कुछ। उसके बाद आप उसको आतंकी कार्रवाई भी नहीं कह रहे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, केवल स्थगित हुआ है। इसका क्या मायना समझू? मैं तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। कोई संगी भाई बता दे जरा इन सब सवालों का कोई जवाब हो। तो जवाब नहीं देते ये लोग। बयान दिया, आगे बढ़ गए, तालियां बटोरी, राइट विंग को एक खुराक मिल गई, उन्होंने अपनी बाहें फैलाई, 56 इंची सीने का एक बार कल्पना की और आगे बढ़ गए। ना तो बयान देने वाले को पता है और ना बयान सुनने वाले को पता है कि इसके मायने क्या, कोई मायने नहीं। दोनों को पता है ये बेमायने है, उसके बावजूद भी मन दिल बहलाने को ख्याल, अच्छा है गालिब। तो जो लोग रहते हैं ना एक छदम एक माहौल के अंदर रहते हैं, जिनको यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरह की लफाजी करके अपनी भक्त मंडली को एक अपने होमवर्क दे करके, डोज दे करके और आगे बढ़ जाते हैं। राजनाथ जी जब पूरा ऑपरेशन सिंदूर था कितनी बार दिखे थे आपको? वो रक्षा मंत्री है देश के, उनको आज तक कितनी बार बोलते हुए देखा है? क्यों चुप हो गए दिल्ली की उसको लेकर के, दिल्ली विस्फोट को लेकर के? क्या बात होगी? कुछ तो हुआ होगा तो बताएं देश को। वरना ये लफाजी करने की बजाय, डिफेंस इज ए सीरियस बिजनेस, वहां पर हमारा
जिस तरीके से तेजस गिरा है, कभी राजनाथ जी का कोई एक शब्द सुना आपने अभी तक? आज के अंदर HAL के शेयरों की हालत देखिए आप। एक दिन के अंदर HAL कोई एक दिन में किसी का घर का नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है वो। तेजस के मामले में क्या हो रहा है, क्या राजनाथ सिंह के मुंह से कोई शब्द सुना आपने? कभी डिफेंस के किसी मसले पे उनके मुंह से कोई सवाल सुना आपने? वो यही सब करते रहते हैं कि POK आ जाएगा, कभी सिंध आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा। करने धरने को उनके पास कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि अपनी सीनियरिटी का और अपने पद का ध्यान रखते हुए कुछ कंक्रीट अगर डिफेंस के सिस्टम के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए तो वो ज्यादा बेहतर चीज है, इस बिना मतलब की लफाची के। ऐसा मेरा मानना। जी सर, आपको याद हो सर 3-4 दिन पहले एक अमेरिका की रिपोर्ट आई थी। अमेरिका का एक US चाइना इकोनॉमिक एंड डिफेंस का एक कमीशन है जो कि इस पे नजर रखता है चीजों पे। उसने अपने एक लंबी रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें 2 ऑब्जेक्शनेबल चीजें थी। एक तो उसने जो पहलगाम का हमला था उसने उसको इंसर्जेंसी बताया था, मतलब कोई हमारे घरेलू विद्रोहियों ने वो हमला किया था। दूसरा उन्होंने बताया था कि चूंकि हमारे रफेल गिर गए थे और उसमें पाकिस्तान का एक तरीके से पाकिस्तान का उसमें अपर हैंड था और मिलिट्री सक्सेस थी पाकिस्तान की। राजनाथ जी को उस पर नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था और हमारी एरियल सुप्रीमेसी हमारी ही रहेगी इस एरिया में? तो इस पे तो उनको भी बोलना चाहिए था, विदेश मंत्रालय को भी इमीडिएटली बोलना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च कराना चाहिए था। सारी होना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए था। ज्ञानेश भाई, प्रॉब्लम यही कि जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, जो नहीं होना चाहिए वही होगा। ये न्यू नैरेटिव है इस पूरे सिस्टम का। जो पूरे मामले के अंदर चाइना और US जिस तरीके से करे, उन्होंने तो सारा साफ बताया कि किस तरीके से चाइना के वेपन्स को बेचने के लिए, उस पूरी डिटेल रिपोर्ट है उसके अंदर, और किस तरीके से पाकिस्तान का अपर हैंड रहा, उनका एज रहा। क्या राजनाथ जी को तत्काल उस पर नहीं बोलना चाहिए था? मैं तो कहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहना चाहिए था कि व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग, और सारी चीजें करते। लेकिन नहीं किया ना। एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि आपको ध्यान हो, ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम नोवेयर एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि हमने 5 जहाज गिराए थे उनके। ठीक। जो ऑपरेशन सिंदूर के कितने महीने बाद, ये बात कब बताने की थी? इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन। सारी दुनिया में ये होगा कि इंडिया के जहाज गिरे हैं, और ये भाई साहब 2 महीने बाद एयर चीफ को 2 महीने बाद पता लगा क्या? तो मेरी दिक्कत सबसे बड़ी क्या है ज्ञानेश भाई, मैंने डिफेंस को बहुत सालों तक कवर किया है, और वहां पे क्या सिस्टम्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, डिफेंस का प्रवक्ता कौन होता है, क्या बातचीत होती है, कैसे रिएक्ट किया जाता है, किन डॉटेड लाइंस के ऊपर बोला जाता है, वो सारा तो काम ही खत्म हो चुका ना। अब तो किसी पॉलिटिकल रैली में कोई कुछ बोल के आएगा, उससे फिर मीडिया 2 लाइन उठाएगा, और उसके बाद उस पर आधे घंटे का प्राइम टाइम करेगा लफाजी। पाकिस्तान, अभी मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं ये राजनाथ जी। इनके जो मीडिया है पोमेरियन, उन्होंने तो पाकिस्तान में कब्जा नहीं कर लिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, याद नहीं आपको? सेनाएं चली गई थी अंदर पाकिस्तान के अंदर। तो ये अभी भी एक सिंध प्रांत में वो पूरे पाकिस्तान को कब्जाए बैठे। तो ये जो विरोधाभास है ये भी समझ में नहीं आता। बॉर्डर पार कर दिया सेना ने, कराची का वो ध्वस्त कर दिया सब कुछ, पोर्ट और ये सारी चीजें। यही तो सब आपका मीडिया कह रहा था। क्या भारत सरकार ने उनको कहा कि तुम हमारी क्यों जगहसाई करवा रहे हो? कहा क्या? जगहसाई हुई है, उसके अलावा कुछ और भी हुआ? तो ये सारी चीजें इनको वो नैरेटिव सूट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब ये पहलगाम वाला सब हुआ, मोदी जी पहलगाम जाने की बजाय, मृतकों के वो जो शहीद थे उनसे मिलने की बजाय, परिजनों के, कहा गए थे? बिहार। वहां अंग्रेजी में वाक्य बोले 3 कि इसका बदला लेंगे और फला करेंगे, ये करेंगे। तो वो बात उनको कहां कहनी चाहिए थी? पॉलिटिकल रैली में जाके बिहार का नैरेटिव वहां से शुरू हुआ, आतंकवाद से, और खत्म कहां हुआ? बिहार चुनाव से पहले दिल्ली के विस्फोट पे। क्या कहोगे आप? पहलगांव का उसका इतना बड़ा इफेक्टिव हमने बदला ले लिया था, तो दिल्ली में आतंकी घटना कैसे हो गई? और आतंकी घटना पे आप बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दे दीजिए, इसका राजनाथ जी दे दें। ये तीनों जो मुंह बली है, मैं इन तीनों को मुंह बली कहता हूं। इनके जो मुंह में आता वही बोलते रहते हैं, लॉजिक नहीं होता, रीजनिंग कभी नहीं होती। बस भक्तों को काम मिल जाता है और दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे वांट। पूरी की पूरी इतनी सी नीति है, रक्षा नीति। आज तक आपने कभी जयशंकर को बोलते हुए देखा है? कभी बोलते देखा हो? नहीं, मैं सर वही 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 बात कहना चाह रहा था कि मोदी जी तो खैर चूंकि महाप्रभु हैं और वो चूंकि अपने को सवालों से ऊपर मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल टाइप कुछ अपने को मानते हैं, लेकिन उनकी देखा देखी क्या होगा कि सारे ही मंत्रियों ने, सारे ही मुख्यमंत्रियों ने प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस से मिलना, पत्रकारों को फेस करना बंद ही कर दिया है। अब सब महाप्रभु हैं, किसी का कुछ नहीं है। या तो आप मुझे रैली में सुनिए या मैं कहीं बाइट दे दूंगा, बाकी काम जो है एक तरफा मीडिया कहीं से ला करके और ANI बुला करके जो है यो जैसे हमारे यहाँ के योगी जी कभी हमको मिले, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो मैं पूछूं कि भाई आपने तो कहा था कि 6 महीने में POK आने वाला है।
राजनाथ जी तो मिले तो बोले कि भाई ये तो खुद चल के सामने से आएगा अगले 1 साल में, उसका क्या चल रहा है, पीओके में क्या माहौल बन रहा है इंडिया में मिलने का। और सिंध जो है वो क्यों आएगा, क्या आप नया झगड़ा लेने जा रहे हैं, उस पर क्या कोई सिंध, डिस्प्यूट भी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है सिंध कोई की, कहीं डिस्प्यूट कोई नहीं, बात क्या नहीं है। पाकिस्तान में उस सिंध में रहने वाले नागरिकों ने कभी कहा है, कहा हमें आना है, भाई बलूचिस्तान अलग होना चाह रहा है, समझ में आता है। कभी सिंध प्रांत ने कहा आपसे साहब हमको यहाँ से अलग करके तोड़ के मिलाइए अपने में। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग, क्यों? क्योंकि भाई आपको प्रेस को फेस नहीं कर रहा है, जो मुंह में आए बकते चलो, एक साहब इतने फेंकते हैं तो मैं उसको 2 हाथ और आगे फेंकूंगा। ये गजब हो गया है भाई इस देश में। नहीं तो ये भाई साहब नैरेटिव जो है ना ज्ञानेश भाई, इस नैरेटिव के सारे तो दुकान चल रही है, इसके अलावा क्या है? ठोस चीज धरातल पर विदेश नीति के मामले में और रक्षा नीति के मामले में क्या है? राजनाथ जी बतौर रक्षा मंत्री अपनी कोई 2 अचीवमेंट बता दें। आत्मनिर्भर भारत करते घूमते थे रक्षा उसके अंदर, देख लिया आपने हाल। इंजन तक आ नहीं रहे अमेरिका से टाइम पे, अमेरिका से इंजन आ गए जी, उसके बाद हमारा ये क्रैश हो गया जहाज। अब तक एक शब्द बोला क्या? बताइए राजनाथ जी ने कुछ कहा हो तो। एचएएल के कामकाज को लेकर के एयर चीफ वहां जाकर के अपनी असहमति जता चुके हैं टाइमलाइंस के मिस होने को लेकर के। उस पर राजनाथ जी क्या काम कर रहे हैं? और बात भी सही है, देखिए मैं राजनाथ जी के साथ हूं इस मामले में। जब पीओके अपने आप मिलके आ रहा है, खुद ही आ रहा है ना, तो सेना की जरूरत का है। सिंध अपने आप आ रहा है, चीन पे आपको बोलना नहीं, फिर सेना की जरूरत का है। फिर तो राजनाथ जी ठीक कह रहे हैं। बस ये नहीं किसी दिन चीन का नाम लेके ये नहीं कहते किस दिन बीजिंग भी आने वाला है। वो एक बार कहेंगे तो फिर हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाए, वो नहीं बोलेंगे कभी भी। चीन ने हमारी कितनी जमीन दबा ली है वो सुब्रमण्यम स्वामी रोज बताते हैं, डे इन डे आउट। उसका कभी जवाब नहीं देंगे, ना संसद के अंदर ना संसद के बाहर। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? ना कोई आया है ना कोई गुस्सा है। तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं, तो करो देशद्रोह का पर्चा उनके खिलाफ। वो भी नहीं करेंगे, उसका स्पष्टीकरण भी नहीं देंगे। पूरी दुनिया के सैटेलाइट ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने काउंटीज हमारे एरियाज के अंदर बचा दी। राहुल गांधी वहां स्पेशली गए लद्दाख के अंदर, वहां के लोगों के साथ ग्राउंड जीरो पे दिखाया कि इस तरीके से यहां तक हमारे चरवाहे आते थे, अब दे आर नॉट अलाउड। याद होगा आपको सारी बात। उसके बाद आप धीरे से कह दो, कुछ जिक्र ही नहीं करना। चीन का नाम तब भी नहीं लिया, ना कोई आया है ना कोई गुस्सा है। चीन का नाम सुनते ही तो मुंह में दही जम जाती है। ये 3 नहीं, पूरे के पूरे कैबिनेट का देख लीजिए, किसी मुख्यमंत्री के मुंह से चीन शब्द सुनवा दीजिएगा मुझे, और इन तीनों के मुंह से भारत से बाहर सुनवा दीजिए पाकिस्तान का नाम। तो ये बेसिकली एक भक्तों का चूर्ण है, उसको बांटते रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि रक्षा मंत्रालय एक महत्वपूर्ण महकमा है। रक्षा मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एज सच, और उसके जितने सेनाएं और सारा उसका एचएएल और डिफेंस प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी चीज है। उस सारे पे फोकस करने की बजाय ये लफाजियां जो है, राजनाथ जी को कल कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर नेट कंट्रीब्यूशन इन डिफेंस मिनिस्ट्री, कैन ही से वर्ड? होम के बारे में जब वो होम मिनिस्टर थे तब कोई बता सकता है कि आपकी क्या वो थी? मैंने तो बता दिया था तब भी। जब पुलवामा हुआ था तो वो सारे के सारे जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे उनके लिए जहाज मांगा गया था। इस स्टोरी हमने सबसे पहले की थी उस समय, तो तब नहीं दिया था ना, पेंडिंग रहा 4 महीने तक प्रस्ताव। तो वो इनकी वो अचीवमेंट है क्या? तो मुंह के आगे कुछ मैदान है, आप कुछ भी बोलते रहिए, जब नेट अचीवमेंट की बात आएगी तो आपको जज, आपको गेज उस पर किया जाएगा, ना कि इस लफाची पे। जी नहीं सर, पीओके का तो नहीं पता, क्योंकि पीओके तो एक अलग ही मसला है, बहुत पुराना हो गया। सिंध में ऐसी कोई बात नहीं है, ना सिंध कभी आना चाहता है। एक काम सर जो मुझे लगता है मोदी जी कर सकते हैं, बलूचिस्तान तैयार बैठा हुआ है अलग होने के लिए। उसके बहुत सारे विद्रोही वहां पर रोज कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, कभी ट्रेन उड़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाइल भी बना रखी है जो वहाँ कनाडा में रहती है, उसकी प्राइम मिनिस्टर भी ऑलरेडी उन्होंने घोषित कर रखा है। उसके बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविस्ट इंडिया भाग करके आते हैं, यहाँ शरण लेते हैं। आपको सर लगता है कि नरेंद्र मोदी कभी ऐसा हिम्मत कर पाएंगे कि इंदिरा गांधी की तरह से फौज भेजो इंडिया से अपनी यहाँ पे बलूचिस्तान में, और एक बार फिर से तोड़ो पाकिस्तान को, जो बांग्लादेश टूटा था, तीसरा देश निकालो उसके अंदर से? ये हिम्मत, ये डिप्लोमेसी, कभी ये विजन है मोदी जी के पास कि बलूचिस्तान में फौज भेज करके अलग करा दे उसको? ज्ञानेश भाई, जब मुंह से सारा काम हो रहा है तो फौज भेजने की क्या जरूरत है? सारा काम जब वो मुंह से ही कर लेते, मैं मुंह बोली उनको वैसे नहीं कहता, तमाम कारण है उनका, पूरे का पूरा एक हिस्ट्री है 2014 से लेकर के अब तक। कहां पर उन्होंने कंक्रीट ठोस कार्रवाई की है? बता दीजिए मुझे एक जगह पर। लफाजी करना एक बात है, विदेश नीति रक्षा नीति की समझ होना दूसरी बात है, कूटनीतिक विषयों पर तमीज से काम करना तीसरी बात है। नेपाल हमारा छोटा भाई होता था, आज कहां खड़ा है? चाइना की गोद में। बांग्लादेश के अंदर अमेरिका का ऑपरेशन हो गया, सारी बातें होगी, सब कुछ उलट पुलट कर दिया, भारत कहा था।
श्रीलंका आज अगर बतौर कंट्री अगर जिंदा है दुनिया के नक्शे पर, तो उनको फाइनेंशियली किसने बचाया था बैंकरप्ट होने से? हमने बचाया था। आज कहां है वो? किसकी गोद में है? तो अपने पड़ोस को आप नहीं संभाल पा रहे, अमेरिका को आप नहीं संभाल पा रहे, चीन के सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे उस देश का नाम बताइए, इजराइल को छोड़ के, जो आपके साथ खड़ा हो, एक का नाम बता दीजिए जिसने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया हो पहलगांव के लिए। एक देश का नाम जानना चाहता हूं। तो ये है कुल नेट टेक अवे। आप फौज भेजने की बात कर रहे हो, यहां आपके पक्ष में कोई बयान देने वाला नहीं। तो जो पूरे का पूरा देश का आइसोलेशन हुआ है फॉरेन अफेयर्स के मामले में, डिफेंस के मामले में, ओवरऑल एक पोजिशनिंग के मामले में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, चाइना के साथ देख लीजिए, यूएस के साथ देख लीजिए, क्या नारे लगा रहे थे वहां पर? हवन कर रहे थे भक्त तो, कि ट्रंप के लिए हवन करेंगे, ये करेंगे। क्या हो गया? क्या कह रहे ट्रंप आजकल? कोई जवाब ही नहीं देता, ट्रंप का कोई जिक्र नहीं करता, माई फ्रेंड का कोई बात नहीं। जहां माई फ्रेंड हो वहां मोदी जाते ही नहीं। कर लीजिए, क्या करेंगे आप? अब G20 में बड़े मुश्किल से गए क्योंकि ट्रंप नहीं आए थे, चले गए मौका लगा के, फोटो वोटो खिंचवा के आए, बढ़िया। कुल मिलाकर नहीं के शायद ये है। सर, सर शायद वो गए ही इसलिए थे क्योंकि वहां ट्रंप नहीं आ रहे थे। एक सर बस मुझे G20 उस जोहानिसबर्ग की समिट से याद आया, सर आपने देखी हो पिछले 2 दिन की फोटोज, तो मोदी जी की वो जो ठहाका मार हंसने वाली फोटो थी, वो फोटोज नहीं आई इस बार। इस बार मोदी जी बड़ी गंभीर मुद्रा में उन्होंने फोटो खिंचाई, और एक आध जगह तो उंगली उंगली भी दिखा रहे हैं, वो लूला है, प्रेसिडेंट लूला, उनको उंगली उंगली वैसे कुछ दिखा करके थोड़ा गंभीरता वैसी मुद्रा बना रखी उन्होंने। ये सर क्या सच में मोदी जी को सीरियस दुखी टाइप लग रहे थे, या चूंकि इतनी उनकी ट्रोलिंग हो गई जो हा करके हंसते थे बिना किसी बात के, उससे उससे बचने के लिए उन्होंने इस बार गंभीर मुद्राएं बना रखी हैं? हाँ, नहीं, मुद्रा एक बात है, लेकिन उसके अलावा आप ये मत सोचिएगा कि मोदी जी ने अपने जो सारा फोटो सेशन नहीं किया। जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, वो एक खास अंदाज में जमीन पे लेट के स्वागत करते हैं अपने उसका। तो सबका किया, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे। तो हमारे वाले क्या लिख रहे थे कि साउथ अफ्रीका पूरा मोदी जी के लिए बिछ गया है एयरपोर्ट पे। आपके तो पोमेरियंस ने चलाया ना भाई, जबकि वो 3 दिन से वहां पहले से बैठे हुए थे, उनको ये तमीज नहीं है कि वहां पर कैसे स्वागत किया जाता है। वो वो एक हर ट्रेडिशनल, राष्ट्राध्यक्ष के लिए करते हैं, वो हर राष्ट्राध्यक्ष के लिए कर रहे थे। भाई अगर आप किसी मित्र के घर जाओगे, कोई बहुत प्रिय है, तो वो उसके लिए भी करते हैं। आप राष्ट्राध्यक्ष के यहाँ नहीं जाओगे, आप किसी दोस्त के घर जाओगे, तो वो उस तरीके से स्वागत करने का उनका एक तरीका है। ठीक, लेकिन आप ये मत मानिए कि मोदी जी ने फोटो सेशन नहीं किया। बाकायदा एक 18-20 सेकंड का, आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा, बाकायदा मोदी जी कैट वॉक करते हुए बड़े कायदे से रेड कारपेट के ऊपर चल के जा रहे, बहुत शानदार वस्त्राभूषण। उसके बाद लूला की तरफ वो जो उंगली आपने बताई ऐतिहासिक, वो पहले तो वो यूं थी उंगली, फिर जैसे ही फोटो के फ्रेम में आए तो वो यूं कर दी उन्होंने। देखा होगा आपने, वो भी भिजवा देता हूं मैं ताकि दर्शकों के लिए सनद रहे। तो बेसिकली फोटो सेशन के अलावा तो है भी क्या? उन भाइयों को जिनको उंगली दिखा रहे थे, उनको हिंदी नहीं आती, और मुंहबली को अंग्रेजी तंग हाथ, तो फिर क्या बात कर रहे थे? उसको ज्यादा वो करना। अब मुझे लगता है अपने को थोड़े से दिन में ना वो सीखनी पड़ेगी, जो मूक बधिरों वाली भाषा होती है ना, जो साइन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो उससे जो मोदी जी की जितनी भी वीडियो आती है उसकी आवाज तो बंद कर देते हैं। वो तो आवाज देंगे नहीं, तो फिर ये जिम्मेवारी हमके ऊपर है कि हमारे ऊपर है कि हम डिकोड करें उसको, कि उनकी लिप मूवमेंट क्या थी और क्या थी। तो इसलिए हमें कोई नया कोर्स करना पड़ेगा मुझे लगता है। बाकी मोदी जी का ठीक था, फोटो सेशन वगैरह कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगत खुश है कि पूरा अफ्रीका बिछ गया मोदी जी के सामने, रेड कारपेट के दोनों तरफ। तो उनके लिए इतनी खुराक बहुत है। बाकी तो विदेश नीति वगैरह का तो चल ही रहा है काम। कोई हमें पूछ रहा है, ना कोई हम किसी का कोई लेना देना हमारा किसी से बचा नहीं। सारे पड़ोस में देख लीजिए, इंटरनेशनली देख लीजिए, यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। सर आज के लिए इतना ही, और सत्ता में बैठे हुए लोगों से मुझे एक ही निवेदन करना है कि प्रेस को फेस कीजिए, सवालों के जवाब दीजिए, काम कीजिए, लंबी लंबी फेंकने से कुछ नहीं होगा। दुनिया आपको देख रही है कि आपकी विदेश नीति क्या है, आप कहाँ खड़े हैं। प्रेस से भागने से काम नहीं चलेगा। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।